Bilal ji, sorry. Question hour. Time is over. Question hour. Time is over. Please. Question number 76. Dr. Vikas Mahatme. First supplementary. मैं शुरुआत में सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा में गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ दी है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। लेकिन उसी प्रकार आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इसमें लड़कियों की संख्या, गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या कम है, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय योजना की जाती है ताकि यह गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। धन्यवाद। और साथ ही में मैं बस एक सवाल हो गया, दूसरा मौका आपको। नागपुर में इसकी संख्या क्या है और दूसरों को मौका मिलेगा। एक सवाल आपने पूछ लिया, प्लीज नागपुर के साथ में जवाब देना प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। विद द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वी हैव रेज्ड ए कॉल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हम लोग केवल कागज में नहीं रखे, ये हम हर कदम में ये उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आईआईटी जो 67 साल में 16 आईआईटी हुआ और ये 7.5 साल में 7 आईआईटी भी फिर हो गया। और जब मैंने देखा इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब लड़कियों को संख्या कितना होता है, ये भी हम लोग स्टडी किया। और ये स्टडी करने के बाद जब हम ऐसे लगा जो इसमें संख्या कम होता है, तब ने हम डिसीजन लिया कि इसको बढ़ाना चाहिए। जब अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट जब बच्चे जब नहीं आ सकते हैं, उसमें सुपर न्यूमरी करके हम लोग 2018-19 में 17%, 19-20 में 20%, ना yes 14% in 2018 and 19, and 17% in 2019 and 20, and 20% in 2020 and 21। और जो संख्या के बारे में बताए प्रश्न किया माननीय सदस्य जी, 2018-19 में 800 लड़कियों को एक्स्ट्रा लिया है, 2019-20 में 1122, 2020-21 में 1583 और 2021-22 में 1534 सुपर न्यूमरी फीमेल स्टूडेंट्स को लिया गया है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। We all know that during COVID, what was affected most was the education. So I want to know from the minister, honorable minister, what measures government took for the admissions, because the admissions should not be less. So what measures were taken to increase the number of admissions in these colleges, engineering colleges specifically? सदस्य ने ये हमारे जो कोविड संकट के समय बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सारे देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत अच्छे से जूझ रहे हैं और अच्छे से ये जैसे सुनिए ना, जैसे हेल्थ में वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे अच्छा किया, इसी के तरह हमारे नए शिक्षा नीति ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसलिए हम कोविड सिचुएशन में इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे कदम लिया है। पहला कदम नंबर 1 जो वहाँ माननीय मंत्री जी ब्रीफली जवाब दे, बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% था पहले, उसको हम लोग हटा दिया। जो जेई एडवांस में वो 75% था, उसको हटा दिया और 1 एडिशनल चांस भी दिया 2020 में जो रजिस्टर्ड किया लेकिन परीक्षा में अपियर नहीं हो पाए, उसको हमने मौका दिया। इसके छोड़कर 2021 में जेई मेन में तो हम 4 बार परीक्षा हुआ और इसके साथ एआईसीटीई के द्वारा इस बार 13 लैंग्वेज में हमारे जेई परीक्षा हुआ। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया उपसभापति महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हाल के वर्षों में आईआईटीज में और कई सारे यूनिवर्सिटीज में नॉन फाउंड सूटेबल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मनोवृत्ति एक प्रवृत्ति का हिस्सा बनती जा रही है।
खास तौर पर SC, ST एंड OBC अपॉइंटमेंट में क्या सरकार इसको संज्ञान में लेकर के कुछ बेसिक इंटरवेंशन करने को सोच रही है? महोदय, माननीय सदस्य को ये बताने चाहता हूं मैं कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये इंक्लूसिव है, ये माने अकाउंटेबिलिटी एंड टू ऑल। नेचुरली ये हम लोग सबको लेकर ही चलते हैं, ये हम लोग हमारे संज्ञान में है। हम विकास रंजन भट्टाचार्य जी। 6,535 sanctioned posts are lying vacant in the central universities, which includes IIT and other institutes of technology. What steps are going to be taken to fill up these vacancies? Thank you. Which is more fundamental. Thank you. Thank you. हमारी appointment of teacher is a continuous process, and in our national education policy, we are always eager to this, and it is if stated, including IITs, to fill the vacant positions in their institution in mission mode. We are taking it in mission mode with a period of 1 year, that is from 5th September 2021 to 4th September 2022. To monitor the action taken and progress made, IITs were directed to include a chapter in their annual report, annual report depicting the status of filling up this post, including the agenda in their board of governance, giving status of action taken in this regard, and to send a monthly report to the secretary. We are very sincere on this. Mr. Kamakhya Prasad Tasa. चेयरमैन सर, एक मैं मिनिस्टर को विस्तृत आंसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा क्वेश्चन है, जो डिटेल्स उन्होंने दिया है यूजी वैकेंट सीट्स, यूजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जितना है पीजी और पीएचडी में ज़्यादा हो रहा है। प्रति वर्ष इतना वैकेंसी होने का कारण क्या है, जहां पर आदमी लोग पीजी और पीएचडी के लिए क्या इच्छुक नहीं है, या क्या कारण से इतना वैकेंसी अराइज किया, इसको माननीय मंत्री बताइए। महोदय, माननीय सदस्य का ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक ही है। हाँ, वैसे हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट the high level attrition in masters and PhD program due to better employment opportunity. जब बच्चे लोग रिसर्च में जाते हैं, उसी समय उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। And the family reasons sometimes for earning after graduation and better placement in our education opportunities in foreign nations. बाहर भी जाते हैं, हमारे ये के बच्चे को बाहर भी बहुत लोगों की डिमांड है। इसके साथ साथ प्रायोरिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स टू द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हम जो कहते हैं ना अच्छे दिन, वो स्टार्टअप बहुत सारे आज वर्ल्ड में हम 3 नंबर पोजीशन में हमारे स्टार्टअप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन with soft loan opportunity, and they are making the startup, and the higher salary or income or employment after graduation that the research fellow ऐसे जैसा होता है इससे ज़्यादा मिलता है उनको। And thank you. Question number 77, श्रीमती गीता एलास चंद्र प्रभा जी अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी। A statement is laid on the table of the House, sir. श्री राम कुमार वर्मा। माननीय उपसभापति जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं केंद्र सरकार को और मंत्रालय को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिव्यांगजन के लिए बहुत सारी स्कीम्स और उनके लिए 2016 का एक्ट के द्वारा वो किया। मैं जानना ये चाहता हूं कि इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन और CRC के सेंटर खोले गए। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं, तो राजस्थान प्रदेश की स्थिति क्या है?
और क्या CRC सेंटर राजस्थान में खोलने का विचार है क्या? Sir, we have taken a major steps on this regard. We have 9 national institutes are there. We have 9 regional centers are there. Composite regional centers, we have started 21. Even wherever the CRC are there, we are getting the reports. One proposal before the government. Let the proposals come. After that, we will see whether it is essential or not, sir. माननीय प्रसन्न आचार्य जी. Sir, as this question relates to persons with disabilities, whom we call in a very honorable way the Divyangajana, I would like to know from the honorable minister whether any study or assessment has been made to know how many Divyangajanas are in the country who are qualified and capable of seeking jobs and who are seeking jobs in government and private sector. Whether government will consider to increase the percentage of reservation for these Divyangajan in the government sector and the private sector as well, so that these qualified Divyangajan can get jobs as per their qualifications. Thank you. Sir, in the country, we have made a census in 2011. There is 2,68,14,994 Divyangajan is there. With regarding male, 1,49,593 males are there. Females are there, 1,18,26,401, sir. But what I must say now, that is earlier, there was only disabilities are included only the 7, sir. Only 7 earlier. After that, we made an act on 2016, the range of disabilities. We included nearly 21 disabilities for this disability program, sir. But we have increased this reservation policy from 3% to 4% reservation in the employment as well in the private sector also, sir. We are looking, we have no any statistics from there, sir. Thank you. Mr. KJ Alphonse. So I would like to know from the Honorable Minister whether they would be able, government would be able to provide free artificial limbs to all those who are required. There are a very large number of people who, if it is provided, sir, they could have a life. Sir, honorable member, it's a good question he has made, sir. Under ADIP scheme, grants in aid from 7 years, we have spent nearly 1,311 crores was utilized during the last 7 years. Current year benefited nearly 21,59,000 lakh people were benefited, sir. Now, we have made the camps of nearly 11,505 camps we have attended, sir. Out of these mega camps, 1 campus in Gwalior was graced by the Honorable President and 5 camps were graced by the Honorable Prime Minister at the Varanasi, Navsari, Vadodara, Rajkot and Prayanjan, sir. We have made some special operations for the Divyangas, sir. Kohler implement nearly 3,965. We have made an operation, sir. It is for this, here in this speech, sir. This is from the help of this CSR fund, sir. Metallized tricycles are there, sir. We have given 27,028 metallized tricycles, sir, we have given in the country, sir. At the same time, there is so many programs, camps, sir, we have conducted, sir. Scheme of the Assistance with Disabilities Persons for the purchase. There are 6 production units of the artificial Honorable limbs. Minister, please reply briefly because Yes, others can get sir, this is the very helpful to the handicapped, Right. sir, disabled, sir. This Yes, is, I know. Nobody is there to convey the minister to had aids and assistance for their constituency, sir. This Alamco is there. It is, we have got the manufacturing units, sir. The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India is the country such as in Kanpur, Bangalore, Bhubaneswar, Ujjaini, Jabalpur, Mohali, and Alchem is producing over there 350 different types of aids and appliances in the Divyangas, sir. The quality of these products are second to the. Please none be of the brief world. now. Do But not. we cannot please, always. please be brief. Please be brief. Thank and- you. Thank you.
माननीय सदस्यगण, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से मेंबर्स बार बार कहते हैं हमारे क्वेश्चंस नहीं आए। माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यों दोनों से आग्रह है कि अगर ब्रीफली आप पूछेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को अपॉर्चुनिटी होगा। अगर माननीय मंत्रियों को विस्तार से डाटा देना है तो संबंधित व्यक्ति को भेज दें। माननीय श्री नीरज शेखर जी, क्वेश्चन नंबर 78। प्रश्न संख्या 78। माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न में आप भी एसोसिएट करिएगा, मैं चाहूंगा। माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, मैं पहले बधाई देना चाहूंगा। मैं फिर लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि हम नेशनल हाईवे 4 लेन कर रहे हैं और ग्रीन फील्ड भी बना रहे हैं। इसका मैं चाहूंगा एक स्पष्टीकरण आ जाए कि ग्रीन फील्ड भी बन रहा है कि जो वर्तमान नेशनल हाईवे 31 है, जो गाजीपुर से माझी घाट तक है, उसको 4 लेन कर रहे हैं हम लोग, और ग्रीन एक्सप्रेस भी बन रहा है। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने जो कहा है कि इसमें जो दिया है कब तक काम शुरू हुआ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था और अब 2022 है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी स्पष्ट हो जाए कब काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ और बड़े बड़े गड्ढे हैं उस नेशनल हाईवे में। सर, ये जो रोड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एक पुराना रोड है जिसके बारे में माननीय सदस्य की सक्रियता से उसके ऊपर तकरीबन 81 करोड़ का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि वो रोड काफी खराब हालत में थी। उसके बाद इस चीज के ऊपर विचार किया गया कि क्या इस रोड के अलावा हम एक छोटी रोड बना सकते हैं जो उसका रास्ता थोड़ा छोटा हो। इसलिए एक नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बन रहा है जो कि शुरू होकर गंगा पार करके जाएगा और इसके अंदर एक स्पर दिया गया है जो कि बक्सर तक जाएगा। ये जो रोड जो नया जो हमारा 4 लेनिंग है गाजीपुर से बलिया और यूपी बिहार बॉर्डर तक, इसमें डीपीआर बन चुकी है, 4 लेन का रोड होगा और इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो रहा है क्योंकि डीपीआर इसकी बन चुकी है। इसके अंदर एक चीज के लिए लैंड रिक्वायरमेंट जो है 3A हो चुका है, 3D होना बाकी है। हम 3D इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी के साथ जा रहा था, तो दोनों के बीच में तालमेल करने के लिए, ताकि सरकार का पैसा एक ही जगह पर लगे, एक ही अलाइनमेंट के अंदर 2 रोडों का कोई फायदा नहीं था, इसलिए थोड़ी सी उसमें देरी है। जहां तक प्लीज 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 डू नॉट टॉक लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक लाइक दिस, प्लीज रिप्लाई। दूसरा जो कि पुराना जो कि हमारा नेशनल हाईवे 31 है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया 130 किलोमीटर का है और तकरीबन 81 करोड़ रुपया इस पर सैंक्शन हो चुका है, काम चालू। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय नीरज जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा रिविलगंज में बाईपास बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं, खुद आपने अनुभव किया होगा बलिया शहर में जहां आवश्यकता है बाईपास की, क्योंकि इसका भी वहां पे उन्होंने कहा था माननीय मंत्री जी ने कि बाईपास बनेगा, क्योंकि आज के दिन रोजाना वहां पर जाम जैसी स्थिति पूरे दिन बनी रहती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बलिया में भी बाईपास बनेगा क्या? सर, जो पहला इनका सवाल था कि क्या दोनों रोड बन रहे हैं, उसका उत्तर है दोनों बन रहे हैं। ग्रीन फील्ड भी बन रहा है, पुराने वाले को ठीक किया जा रहा है। दूसरी चीज जो कि जहां तक बलिया का सवाल है, पहले प्रपोजल था कि बलिया के अंदर एक ओवरब्रिज दिया जाए, एलिवेटेड सेक्शन दिया जाए, उसके लिए वहां पर स्थान कम है, इसलिए बाईपास का प्रावधान है। साथ ही आगे जाकर रेवलगंज का बाईपास भी बनेगा ताकि शहर को बाईपास करके हम उसको आगे रोड से मिला सकें और उसको आगे हाजीपुर तक ले जा सके। बलिया के कंजेशन के लिए जरूरी था कि इसमें बाईपास बने, वो बाईपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का बनेगा। धन्यवाद। माननीय एम सन्मुगम जी, क्वेश्चन रिलेट्स टू NH of Gazipur to Hajipur. Your question is related to this, then you can ask.
Sir, Please, I want to ask a question please. regarding the national highways. It's related to Gazipur to Hajipur, sir. Sir, I Shri, want to ask the question of the Tamil Nadu. रामिला Tamil विचार Nadu, भाई, sir. रामिला विचार भाई, 12. It is Mr. a national रामिला highway, विचार भाई, sir. 12. Sir, he is not asking about Tamil Nadu, he wants to ask question about Sir, this question relates to Gazipur to Hajipur. I have made it clear. Sir, I am asking And this is the national highways. convention and rule of the Sir, I am House. asking Please, national highways, sir. please. What is the Shri progress of Kanak the... Medla Ravindra Kumar, your question is Gazipur to Hajipur. No, my lord, with regard to highways now. Come to the next question. Ask on the next question, I'll give you opportunity. Question number 80, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. Dr. Vinay Sahasrabuddhe, please. Question number 80. Question number 80. Question number 80, it's for 16.7.3. Question, Mani Mantri ji, Sir, the answer. first supplementary. Yeah, that is what I'm saying. So the answer very clearly shows that for whatever the reason, but the polytechnics and ITIs in Maharashtra who were provided with a huge amount of financial support. It's postponed, already postponed, coming on 16.3, it's mentioned. It's, sir, the member has requested that he will be present on 16.3, so this question has been postponed. Please, 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 सर मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक और आईटीआईज को बहुत अच्छे तरीके से केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता मुहैया कराने के बावजूद महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक और आईटीआईज उस सहायता का सरकार की लापरवाही के कारण शायद उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे इस जवाब में बताया गया है कि 130 करोड़ महाराष्ट्र को दिया गया था, मगर 18 से लेकर 21 तक कोई उपयोग नहीं किया। आईटीआई नासिक को लगभग यहां पर लिखा गया है कि 6 करोड़ रुपया दिया गया था, उपयोग नहीं किया। इसकी वजह क्या मैं जान सकता हूं? Sir, the polytechnics and ITIs are a very important part of our education, higher education and skilling network. Polytechnics are administered by the Ministry of HRD, Ministry of Education and the AICT. And, and the ITIs are administered by the Skill India, that is the MSD ministry, sir, of which, whom I represent. Sir, the question that is being raised by the honorable member relates to the fact that money has been allocated. Money has been allocated to polytechnics and ITIs in the state of Maharashtra. However, they have not been able to have that money released to them. And the reason for that is very simple, sir. There is a condition that the state government that is responsible for the administration, day-to-day administration of these institutions, have to submit a utilization certificate. And those, as long as those utilization certificates are not submitted, no release can be made under the Government of India also. Thank you. Second supplementary. Sir, I would also like to know sir, what are the reasons for their inability to provide the utilization certificate? Not going on records, please. Whether, sir, there are any allegations of maladministration and corruption which is rampant in Maharashtra. I would like to know whether there are any allegations pertaining to corruption and maladministration in Maharashtra. The not providing of utilization certificates is certainly a matter of concern, because these relate to education and skilling institutions that relate to and that affect the lives of youth. So if the member has any information relating to why these utilization certificates are not forthcoming, I would invite him to submit the same to me and I will look into it, sir. Thank you. Mani Shri Anil Desai ji. Sir, Honorable Minister has given a very elaborate answer regarding the provisions which are made in especially polytechnics and ITIs, which come under Skill Development Ministry. And my colleague, while saying that he has question, please, blatantly, no, I want to make a mention. Blatant accusations on the Maharashtra government is absolutely not tenable.
and it is not Please put accepted. question, Manya Anil Desai Because the ji. fact of the matter in this answer, whatever is been given by the Honorable Minister, mentions that these are the things which come from the center and provisions to be Are you asked. not asking question? I'm asking the Minister, sir, to Right. you. Can Minister say, or can Minister give me answer on this, that there are several private polytechnics are there after the skill development ministry has instituted and given impetus to this particular sector to generate employment in Please the be state. brief, Anil ji. And I'll- there is nothing of state government as such, and even I would like to ask the minister to see from the Maharashtra government, even I know Please, for certain put question, that- otherwise that I'll move to other- polytechnics and ITIs have time and again asked for the assistance which have not, which Are have you- not come are from you the asking ministry. your question What or is the not? answer for neglecting state of Maharashtra? which Question is a number, Dr. V. Sivasan, please. Development centers are very less now, so the Adivasis and Dalits, Adivasis are. It's not Adivasis and explanation. Dalits are facing lot of Questions problems. are, you are asked, supposed to ask a I am question, you will requesting reply. the question Please. Please. whether government has any plan to start new skill development centers in Adivasi areas, rural India. अभी देख, प्लीज माननीय मंत्री आप बताएं। माननीय सदस्यगण, आपको सवाल पूछने हैं, आप 0 आवर नहीं पढ़ रहे हैं, कृपया सवाल पूछिए प्लीज प्लीज। सवाल क्वेश्चन हिज आंसर एंड हिज आंसर यू गिव प्लीज प्लीज। ही इज रिप्लाइंग टू दैट, यू गो एंड लिसन This question. हिज क्वेश्चन, यू रिप्लाई इफ यू फील इट विल प्लीज। Sir, the honourable member. Please. Sir, the honourable member is agitated about something that I don't think he should be agitated about. The question was why, when money has been allotted to certain institutions that are important for the development of skilling and education. He is replying. He is replying to that. So I clarified that the utilization certificates have not come from Government of Maharashtra. And it is important for the member to make sure that the utilization certificate comes. Because this money is allocated, Now he is allotted to the... Now B. Sivasan's reply. I would urge through you, sir, to request the member to ask the Government of Maharashtra to submit the utilization certificate so that the funding can be released. That is all. That is over. Sir, V. Sivasan reply. Yes, Sir, V. Sivasan. the question by... Reply. Sir, as far as the question by Honorable Member Shivdasan is concerned, sir, this question pertains to Maharashtra, it pertains to ITIs and polytechnics, and he is asking questions about the broader Skill India network. I can assure him, sir, that we are very focused on growing the Skill India and taking it to every cluster, including tribals of India. So if there is any specific information he wants, he is welcome to visit me in the office and I will share it with him, sir. Question number 81, Sri Rakesh Sinha. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, सभापति महोदय, हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेज के रूप में माओवाद प्लीज यू नो द रूल पोजीशंस माननीय जयराम रमेश जी, आपस में बात ना करें। यू नो मोर अबाउट इट प्लीज प्लीज जो भी प्लीज 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 जो विचारधारा न सिर्फ हिंसा पर आधारित है बल्कि देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास कर रहा है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इसमें अर्बन नक्सल का जो समर्थन मिल रहा है, जो लोग पत्रकार और शिक्षाविद के नाम पर छिपकर इस नक्सलवाद को, माओवाद को बढ़ा रहे हैं, और यह आयातित विचारधारा को मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि इस आयातित विचारधारा विश्वविद्यालय और पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जो अर्बन नक्सल के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उस अर्बन नक्सल को कुछ मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उस अर्बन नक्सल को सिर्फ आपका सवाल रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। प्लीज उनके विदेशों से संबंध, विदेशों से उनके संबंध, उनको मिलने वाले फंड के बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। सवाल पूछे माननीय मंत्री जी। और सभापति महोदय, माननीय सदस्य राकेश जी ने
एक ही बार में कई प्रश्न पूछा है और बड़ी ही बारीकी से पूछा है। मैं उनको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को भी कि भारत में माओवादी विचारधारा हमेशा, जैसा उन्होंने कहा है कि विचारधारा आयाती थे, उस पर मैं कह रहा हूँ कि भारत में माओवादी की विचारधारा हमेशा विदेशी माओवादी संगठनों और विचारकों से प्रभावित होते रहे। अगर इसके विरुद्ध देश में कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे को उठाते हैं और इनकी सहायता के लिए आगे भी आते हैं। सीपीआई माओवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर माओवादी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। उपसभापति महोदय, वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा विध्वंसक एवं मानवता विरोधी है, जबकि प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति और सोच की गोद में पल रही भारतीय विचारधारा रचनात्मक एवं मानवतावादी है। भारत विरोधी नारा लगाने वाले और भारतीय महापुरुषों का अपमान करने वाले विचार कभी भारतीय विचारधारा का अंग नहीं हो सकते। ऐसी विचारधारा विदेशी विचारधारा से ही ओतप्रोत है। भारतीय जो रचनात्मक और मानवतावाद की विचारधारा है के वाहक दुनिया में लोकप्रिय एवं गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी हैं। वामपंथी विचारधारा की विचारधारा भारत में आई भी और पली बढ़ी भी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है। जहां तक इन्होंने शहरी वामपंथ उग्रवाद की बात कही, भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना वामपंथ उग्रवाद की शहरी गतिविधियों सहित इसके सभी स्वरूपों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। यह हम जानते हैं कि वामपंथ उग्रवाद की कोई भी गतिविधि सोची समझी रणनीति के तहत की जाती है, जो देश की सुरक्षा और विकास में भी बाधक बनती है, चाहे वह शहरी क्षेत्र की गतिविधियां हो। यह भी सर्वविदित है कि वामपंथ उग्रवाद लोकतंत्र में विश्वास और हथियार के बल पर व्यवस्था बदलकर एक डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। जहां तक तो इस तरह से जो माननीय राकेश सिन्हा जी का प्रश्न है, आप कहते हैं तो मैं इसको इस संक्षिप्त में हमने इनका उत्तर दिया है। अगर और विस्तार में जानना चाहेंगे तो कभी उनको हम प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री आप पूछे इसके पहले प्लीज आप एक सेकंड सप्लीमेंट्री लिंकेज के विषय बताएं। सेकंड सप्लीमेंट्री आपको ना प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सबसे मेरा आग्रह है, सवाल पूछते वक्त आप जीरो आर करने लगते हैं, उत्तर देते वक्त माननीय मंत्री लंबा होते हैं, और सवाल से अगर संतुष्ट है तो उसकी क्या प्रक्रिया आप सदस्य जानते हैं। सारी चीजें रूल्स के तहत चेयर करता है। चेयर के हाथ में क्या, आप अगर अच्छी तरह सवाल पूछे, माननीय मंत्री अच्छी तरह जवाब दे तो हम और सवालों का जवाब पा सकते हैं। प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज, और सीट पर बैठ करके प्लीज ना बोले। क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं झांसा, प्लीज बैठ जाए। प्लीज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर, प्लीज प्लीज। सभापति आप बैठे सभापति महोदय आप बोले, सिर्फ आप, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज आप बोले। 2015 में सरकार ने नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच से वेलफेयर ड्रिवन अप्रोच की ओर ले गया, जिससे नक्सलवाद पर बहुत नियंत्रण हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से 60 जिलों में जो नक्सलवाद फैला हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके साथ साथ सभापति महोदय, धन्यवाद, एक सवाल हो गया आपका। सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग अर्बन नक्सलवाद को लेजिटिमेसी देते हैं वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राकेश जी, एक सवाल हो गया, प्लीज संक्षेप में। माननीय महोदय, संक्षेप में बोल रहा हूं। माननीय मोदी जी की सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की समस्या को प्रभावी तरीके से हल करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मंजूरी दी, जो बहुआयामी कार्य नीति पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी उपाय,
आदिवासियों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों और हक को सुनिश्चित करना आदि शामिल है। इस योजना के दृढ़ क्रियान्वयन के फलस्वरूप पूरे देश में वामपंथ उग्रवाद के परिदृश्य में अत्यधिक सुधार हुआ है। महोदय, इसके परिणाम स्वरूप हिंसा की घटनाओं में जैसा जानना चाह रहे थे विगत कुछ वर्षों से, मैं चाहूंगा कि उसको मैं संक्षिप्त में बताऊं। हिंसा की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2009 के 2028 के उच्चतम स्तर से घटकर 2021 में 509 हो गई है। 509। इसके परिणाम स्वरूप मौतों में तो कमी आई ही है, भौगोलिक विस्तार में भी इसमें कमी आई है। इसी तरह परिणामी मौतों की संख्या 2010 के 1005 के अब तक के उच्चतम स्तर से 85% घटकर 2021 में 147 हो गई है। 147। वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के शिकार जिलों की संख्या 2010 में जो 96 थी वह 2021 में घटकर 46 रह गई है। 46 रह गई है। माननीय उनका प्रश्न था सर, तो मैं जवाब तो दे दूं। वर्ष 2013 के परिदृश्य में 2021 में हिंसक घटनाओं में 55.2% की कमी 1136 से घटकर 509 और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 50.4% कमी यानी 397 से घटकर 147 हो गई है। माननीय मंत्री जी, डिटेल रिपोर्ट है तो भेज दे प्लीज। कंक्लूड, लेट अस मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। और सशस्त्र माओवादी काडरों के खात्मे में 36% की वृद्धि यानी 100% से 126 हुई है। दूसरी ओर सुरक्षा बलों के जवानों के हताहत होने में 56.5% की कमी 155 से घटकर 50। माननीय मंत्री जी, 50 पर। आंकड़े बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। यह आंकड़े सुरक्षा बलों के प्रभावी ऑपरेशन और गृह मंत्रालय द्वारा किए गए क्षमता का निर्माण और बार बार माननीय गृह मंत्री द्वारा राज्यों के साथ समन्वय बैठक करके डॉक्टर यह स्थिति लाई गई है। क्षमता निर्माण माननीय मंत्री जी, दर्शाते हैं मैं दूसरे सवाल को बुला रहा हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज, कारण लगातार वामपंथी उग्रवादी की बड़ी तादाद और हिंसा रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। डॉक्टर प्रशांत नंदा। Thank you, sir. Sir, the Government of India has been requested to consider provision of dedicated helicopter to the state at the earliest for stationing at Koraput, which will cater to the operational requirement of most affected districts of like Malkangiri, Kandhamal and Kalahandi. The Honorable Chief Minister of Odisha has raised this issue in the review meeting on LWA taken by the Union Home Minister on 26/9/2021. What actions have been taken? महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, जब क्षेत्रीय काउंसिल की मीटिंग होती है या फिर माओवादी की समाप्ति से के संबंध में जब राज्यों से समन्वय की मीटिंग करते हैं और जब राज्य और केंद्र के सहयोग से माओवादी को समाप्त करने के लिए हम कदम उठाते हैं और जब हम पहल करते हैं तो उसमें भी यह विषय आता जरूर है। जैसा उन्होंने बताया है, एमएचए ने बड़ी ही तथा एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, एमएचए के जो हेलीकॉप्टर हमारे जो बीएसएफ के पास होते हैं और जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के पास है, भारत सरकार की एयरफोर्स के पास, जब जरूरत होती है तो हम दोनों हेलीकॉप्टरों का प्रयोग राज्य के कहने पे जरूरतों के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से हम उसको उपलब्ध कराते हैं। हम उसमें कोई कमी नहीं होने देते हैं। ठीक नहीं, कोई कमी नहीं होने देते। सर, हेलीकॉप्टर पर पूछ रहे थे बार बार, उन्होंने जो कहा कि इस हेलीकॉप्टर को बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए ही प्रभावी ढंग से लगाया जाए, तो हेलीकॉप्टर प्रभावी ढंग से ही लगाई जाती है। केंद्र सरकार की जो इकाइयां हैं, सभी इकाइयां इस देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए हम नक्सलवाद के क्षेत्र
की समाप्ति के लिए, उसके खात्मा के लिए हम भारत सरकार की एयरफोर्स और MHA के हेलीकॉप्टर का हम उपयोग करते धन्यवाद। हैं। धन्यवाद और माननीय सरकार बार-बार इसकी कई राज्यों ने इसकी सराहना भी की है और हम धन्यवाद। कई राज्यों के एयरपोर्ट पर माननीय हम मंत्री जी, अपने MHA के हेलीकॉप्टर माननीय मंत्री जी, को वहां प्लीज, स्टैंड प्लीज, बाई में रखते प्लीज, हैं और प्लीज, कार्रवाई को प्रभावी प्लीज। बनाते हैं। श्री विनय विश्वम जी, विनय विश्वम जी, विनय विश्वम जी, यू नो कि अगर माननीय मंत्री जी के सवाल आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं है तो देयर आर रूल्स फॉर दैट, फॉलो दैट। प्लीज माननीय विनय विश्वम जी, प्लीज। Yes, your question will come on record, Vinay ji. Yes, Please. sir, thank you. Sir, But be brief, please. not so unbrief like that. Sir, is the government aware of the fact that unlike the right-wing extremism, which has a foreign influence, emanates from Italy and Germany, the left-wing extremism has got a it has a question. It has a socio-economic root under its base. Is the government aware of that fact? If so, whether the government has a plan to address that question of socio-economic deprivation, that's the Indian reality. Thank you. Thank you. We can argue, सभापति महोदय, one minute. Please. माननीय मंत्री सभापति महोदय, आप बोले माननीय मंत्री जी का जवाब। उप सभापति महोदय, माननीय विनय जी, आप दोनों आपस में बात ना करें। उप सभापति महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि हम सामाजिक रूप Not से going on record, और विनय आर्थिक जी। रूप से Not going on record, विनय जी, प्लीज। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण कार्रवाइयों को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किस प्रकार से कर रही है और इसी का परिणाम है सर, सामाजिक और आर्थिक पहलों का ही परिणाम है कि आज उस प्रकार से उस यू प्लीज टॉक आउटसाइड, मिस्टर जॉन ब्रिटस, टॉक आउटसाइड प्लीज। सर और सुनिए सर और कहीं भी यह उदाहरण नहीं है कि उग्रवादी वामपंथ उग्रवादी संगठन विकास चाहते हैं। यही कारण है कि विकास बाधित होता रहा है और जब से वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमी आई है, इस मैं उसको कहने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कह रहा हूं कि उन क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास भी हुए हैं। यहां तक कि इतने बड़ी मात्रा में शिक्षण संस्थान खोले गए हैं जो सामाजिक सरोकारों से, संस्कारों से और ज्ञानों से जुड़ी हुई है। आप उठाकर हर आंकड़ों को देखिए, चाहे वह सड़क का निर्माण हो, चाहे दूरसंचार के टावर का निर्माण हो, चाहे विद्यालयों का निर्माण हो, चाहे उस प्रकार की जितनी भी अवसंरचनाएं हैं, उसका निर्माण यह दर्शाती है कि हम आर्थिक विकास भी कर रहे हैं, वहां संरचनात्मक विकास भी हो रहा है, आर्थिक उन्नति भी हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति भी हो रही है और सामाजिक वातावरण में शांति की व्यवस्था भी स्थापित हो रही है। धन्यवाद। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर। सर, देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसमें 2014 पर कितना बढ़ोतरी हो रहा था, अब कितना कमी आई है, मंत्री जी ने बताया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसी हिंसा के जो संगठन चलते हैं उसका ओवरग्राउंड सपोर्ट होता है और उसको आर्म्स सप्लाईज होते हैं, तो ये आर्म्स सप्लाईज और ओवरग्राउंड सपोर्ट रोकने के लिए क्या कदम उठाए? धन्यवाद। थोड़ा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से हम चाहेंगे कि इस प्रश्न को थोड़ा सा और एक बार मैंने बताने की कृपा करेंगे। तो कोई भी नक्सलवादी या माओवादियों की जो कार्रवाई होती है हिंसा की, उसके
आम सप्लाई जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको प्रतिबंध करने के लिए क्या किया है, और ओवरग्राउंड सपोर्ट होता है, शहर में बैठे हैं, बाकी जगह बैठे हैं, धन्यवाद और जावड़ेकर उसको जी। सपोर्ट करते हैं, प्लीज, उसको रोकने के लिए क्या किया? ब्रीफली जवाब दें माननीय मंत्री जी। जब सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना जो बनाई गई है उसमें समग्रता है। जो भी माओवादियों के पास से जो भी हथियार बरामद किए जाते हैं या उसके रोकने के लिए जो उपाय है, बड़ी तत्परता से राज्य के साथ समन्वय करके केंद्र सरकार ऑपरेशनों को प्रभावी बनाते हैं और उस ऑपरेशन के माध्यम से जो हथियार आते हैं उसको सीज करती है, और सीज जब हम करते हैं तो उसको, और एनआईए का जो गठन हुआ है उस प्रकार के स्वभाव के या माओवादियों के इस प्रकार के गंभीर केसों को हम एनआईए को देते हैं। यूएपीए एक्ट के तहत इस पर हम कार्रवाई करते हैं, जिस एक्ट को सशक्तिकरण किया गया है। और जहां तक अर्बन नक्सल की बात गतिविधियों की करते हैं, जिसको हम तो अर्बन नक्सल का शब्द नहीं, हम तो जब हम वामपंथी उग्रवाद की बात करते हैं तो शहर हो या कहीं हो, हम उस पर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। और एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्र में जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाती है उसका चार्ज समान रूप से तैनाती चार्ज की गुना में केवल 10% ही है, इसलिए वह कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। जिसमें बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा जैसे बड़े कर्तव्य भी शामिल है, उसमें उसको हम बड़ा प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों की कई योजनाओं के माध्यम से समर्थन प्राप्त करता है, जिससे राज्यों की सुरक्षा संबंधी व्यय तथा सुरक्षा तंत्र को हम मजबूत करने के लिए फंड्स प्रदान करती है। 4824 करोड़ रुपए के अधिक फंड केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में ब्रीफली प्लीज 5 वर्षों में प्रभावित राज्यों को SCA, SRE तथा SIS योजना के तहत दिए गए हैं। हम इसकी बात इसलिए करते हैं कि जब चाहे वह आर्म्स की बात हो, चाहे उस पर नियंत्रण की बात हो, चाहे उस पर कार्रवाई की बात हो, उसको हम प्रभावी ढंग से हम राज्यों के साथ मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, विभिन्न योजनाओं माननीय मंत्री जी के साथ हम उसको धन्यवाद। प्लीज पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय सदस्य और मंत्रियों से कि आप अगर ब्रीफली उत्तर नहीं देंगे तो सवाल आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 82 श्रीमती रूपा गांगुली। श्रीमती रूपा गांगुली एब्सेंट। माननीय मंत्री जी लोकसभा। अच्छा प्लीज माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री रूपा जी। Honorable Chairman, answer given by the Honorable Minister is pretty clear and elaborate. बीच में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक क्वेश्चन सिस्टम का थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 15-20 दिन पहले से जवाब क्वेश्चन जमा करने का कोई मतलब नहीं बनता आजकल लगता है। सर एक चीज़ है, I have a little suggestion as well as a question. सवाल not suggestion please रूपा जी। Yes sir, yes sir, yes sir. एक तो क्वेश्चन है जैसे नॉर्मल चीज़ होते हैं, स्कूल के बाहर जो बच्चे को भर्ती करने और वापस ले जाने के लिए जो पेरेंट बैठे रहते घंटों भर, उनके वहाँ कुछ एक ट्रेनिंग सिस्टम या कुछ वॉलंटरी सिस्टम किया जा सकता है जहाँ पे गार्जियंस को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, कुछ लोग नाउन ज़्यादा याद नहीं रख सकते, कुछ लोग नंबर्स बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें जैसे अलर्टनेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट अगर हम डालें और पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन अच्छा रहे। सवाल ब्रीफली पूछे। Whether the government is considering to utilize the guardians आपका क्वेश्चन क्या है? as a participant, you know, in educational institutions. Whether you have any question or not, Rupa ji. Yeah, I've said the question. Please put your question. Otherwise, I'll move to other MPs. I've given the question, sir. Please. Whether government is considering to utilize the guardians' productivity and utilizing in educational institutions. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य ने जब हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन का समय में उन्होंने एक अच्छा सोच बताया, तो हमारे जो देश के स्वाधीन होने के बाद 73 इयर्स लग गया कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम उसको चेंज करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नया शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया और इसके तहत इसमें जो पैरा
2.7, para 2.9, para 3.6, para 3.7, इसमें जो एसेंस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जो देश को आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो स्लोगन दिए थे, उसके बाद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सबका प्रयास, ये भी जोड़ दिया। तो इसमें हम लोग जो गार्जियंस जो बैठे हैं, इसके हम लोग एक विद्यांजलि एक पोर्टल बनाया है। ये विद्यांजलि पोर्टल में जो स्कूल्स वो भी रजिस्टर करेंगे और जो सारे गार्जियन सलामनी वो भी रजिस्टर करते हैं। हम सदन को बता के मैंने भी खुश होंगे। अभी स्कूल्स 1,23,868 स्कूल ने रजिस्टर किया। अभी वॉलंटियर्स 16,686 रजिस्टर्ड किया और जो स्कूल्स चिल्ड्रन इम्पैक्टेड वो भी 11,644। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री रूपा जी। क्वेश्चन सेकंड सप्लीमेंट्री। यस सर, मॉरल एजुकेशन में ये घर और स्कूल्स के एक साथ डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे क्या क्या किया जाए और थोड़ा सा इलेबोरेटली बोलिए। थैंक यू। मॉरल एजुकेशन में हम बहुत सारे स्टेप्स अकॉर्डिंग टू एनईपी दिए हैं। इसमें जो है हमारे करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मीन्स इसमें सेवा है, अहिंसा है, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस, ऐसे बहुत कुछ है। प्लूरलिज्म, राइटियस कंडक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, ये सारे करिकुलम में है। हमारे एनसीईआरटी ने बहुत सारे किताबें बनाए। हम पहले जो नैतिक शिक्षा नीति एक सब्जेक्ट के रूप में देखते थे, अभी हमारे होल स्कूल अप्रोच हो गया। सबके अंदर ये नैतिकता, मॉरल एजुकेशन रहेगा। धन्यवाद। माननीय श्री जवाहर सरकार जी। So the honorable member had asked a very specific question. Is there a moral education course or not? There's a lot of complicated reply with a lot of information that has come in, but the question is not answered. Then the first reference is to the National Curriculum Framework in 2005. As you know, that framework talks about human rights, justice, tolerance. Question, please, question. They talk about virtues that we seem to have forgotten. That's my first submission. And during that phase, 2000 phase, certain textbooks did mention moral education. But whether they are in use, because the NCERT produces a lot of books, whether they are in use is not stated. Then we come to the next one. Sir, please put your one question. The question is, let him, let him come up and say. Yes, please. In the end, the question is passed on to the state saying this is a concurrent subject. The question that was asked was a very pointed and a very direct one. Let him say that we are having moral education course, because moral education is a very flexible term. Intolerance can also be a moral education, please. Whatever can be. We are doing this on the basis of such and such values in such and such place. बाद में भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी क्या? Please, ठीक, thank you. Mahoday, I would like to remember the honorable member that what he told, that was in the paper only, that was not executed till now. But our government, what has done, that is being executed, and that I would like to speak, that moral education is in all aspects of the curriculum. It is in all the curriculum across all textbooks and subjects, and there are so many things. Yes, I can show you. This is so many things, not in the books. It is being inculcated in all schools, even in the UGC guidelines to the higher education also. Everybody will follow it in practical.
थैंक यू। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आईटी का जो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट या तो उनको पढ़ाने के लिए कोई प्रावधान है? देखिए, हमारे नई शिक्षा नीति में जो हमने सोचा, दिस इज द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट इज इन द and then the preparatory. Naturally, in the digital education, we will, whenever the digital education course will be in the schools, and definitely all the arrangements will be there. Thank you. माननीय त्रिचू शिवाजी। Sir, this is a matter of great concern that the deterioration in the society is only because of lack of moral education at primary school levels. Sir, the National Curriculum Framework 2005 and the New Education Policy 2020 only sets the guidelines and direction for framework of syllabus. So the question is whether there is a defined syllabus at primary school levels. The reply states that most of the majority of the schools comes under the state government, since it's concurrent list. Because it's concurrent list, many things are imposed by the union government on the states also, like NEET examination. I would like to know, sir, what is the status of moral education in the CBSE syllabus, and whether any direction has been given to dedicate as 1 hour or 1 period at least in a week for moral education. It was like those in those earlier days. Only that will bring that, whether the government has a proposal for that. Thank you. माननीय मंत्री जी। Honorable member has expressed his thought rightly. But the previous question I have already answered that our approach is not subject specific, it is a whole school approach. In all the subjects, yes, it is that in the whole school approach. That means, no, you cannot, the member could not understand because he is on that frame. Because whenever a teacher will come, his approach will be on that. And the school, home, parents, society. Please. It's more than one. This hour has been fixed. How many hours will be? That has been fixed. According to CBSE guidelines and UGC, they have fixed the guidelines for moral education in 1 year. How many hours? It has been fixed. Thank you. Both from the CBSE side and from the UGC side. Yes, it has been fixed. Thank you. Question number 83, माननीय श्री MB श्रेयांश कुमार। Yes, please. Honorable Minister, माननीय मंत्री जी। Well, Chairman, the statement is laid on the table of the House. First supplementary, माननीय। So there are so many NGOs and voluntary organizations working in the drug addiction field and government-sponsored program on various institutions. But still, drug abuse is spreading in a big way, sir. So many cases have been filed by the Narcotic Department. Will the government try and find more effective ways to deal with the problem? माननीय मंत्री जी, please. Sir, in a way, whether the survey is conducted before the national survey in the pattern substance used in the 2018, sir, the survey is pattern trends and substance use committed by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the collaborate with the United Nations Office on Drugs and Crime was conducted 2004, sir. The household survey was comprehensive and study report that was prevails current use of alcohol 21%, sir. Cannabis is 3%, sir. Amphetamines is 7%, sir. Among men and age 60 years, among the current users, about 26 school alcohol users were reported to be dependent, sir, while 25% cannabis use. Please. Please, I have already explained the process. If you are not satisfied with the answer, please follow that. Yes, we have taken so many steps, sir. We have started
we have Navchetana models, how we will generate awareness regarding effective substance abuse, sir. We have done number of Nasha Mukta Bharat Abhiyans in the country, sir. We have some Navchetana program for the school children between the age of 11, 18 years, teachers-led intervention, sir. Navchetana one-day awareness generation, the preventive education programs, school children at class between 6th and 8th, sir. The program for the awareness to follow up the schools, children from the class. Time is over. Now this is discussed. Budget discussed.